कौन बनेगा करोड़पति। रात 9 बजे जब अमिताभ बच्चन की आवाज़ गूंजती है तो कई लोगों के शरीर में कपकपी शुरू हो जाती है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन इस वक्त मैं जिस शख्स के साथ बैठा हूं, आप यकीन नहीं करेंगे, न यह व्यक्ति यूपीएससी का तैयारी करने वाला छात्र है, न यह व्यक्ति जेपीएससी की तैयारी कर रहा है, बल्कि सीआरपीएफ में सीनियर इंस्पेक्टर। पहली मर्तबा किसी को यकीन नहीं होगा कि जिस शख्स के साथ मैं बैठा हूं, उसने कौन बनेगा करोड़पति में न सिर्फ हिस्सा लिया, बल्कि सवालों का जवाब इस प्रकार से दिया जैसे कोई कंप्यूटर देता है, जैसे कोई गूगल देता है। सबसे पहले विप्लव विश्वास जी को मैं दिखाने की कोशिश करूँ अपने ऑफ द रिकॉर्ड के कैमरे में। मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि यह सफ़र आसान नहीं है, और साथ ही यह मैसेज ऐसे लोगों के लिए जो यह कहता है कि वक्त नहीं मिलता पढ़ाई के लिए। विप्लव विश्वास जी, आपको बहुत बधाई सबसे पहले। थैंक यू सर। मैं आप लोगों का और पूरे रांचीवासी को और पूरे झारखंड वासी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहला सवाल कि ये जो केबीसी में जाने का शौक, सीआरपीएफ में सीनियर इंस्पेक्टर, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जैसे नक्सल प्रभावित इलाके में आपकी तैनाती, दिन भर 24 घंटा, कब निकल जाना है, कौन सा फरमान आ जाएगा, कहाँ पर कम्बुस लगा हुआ है, चले गए, इन सब के बीच केबीसी का शौक दिल में कब से आया और क्या कहेंगे? ये सर जो है केबीसी शो पहले 2000 में आए थे, ये 25 साल पूर्ण हो गया उसका। तो तब टीवी में देखते थे तो थोड़ा अच्छा मतलब क्वेश्चन जैसे आता था तो लगता था हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके करके दिल में जागा, अरे वो लोग अगर जा सकते केबीसी में तो मेरा भी तो नॉलेज है, मुझे भी जाना चाहिए। मेरा पापा भी मेरा साथ बैठ के देखते थे, तो वो भी बोलते थे अरे तुम तो ऑलमोस्ट सारे सवाल जवाब आसानी से दे रहे, तो तुम भी कभी जाओ। तो मेरा धीरे धीरे इसमें इसका दिलचस्पी बढ़ा और मैं लास्ट 15 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 2010 से हूँ। तो तैयारी का मतलब मैं क्या समझूँ? तैयारी का मतलब जो है उस जैसे देखिए, हम तो सीआरपी में 93 में भर्ती हो गए थे। उससे पहले हम पढ़ाई करते थे भर्ती होने के, उसके बाद भर्ती होने के बाद तो फिर दोबारा पढ़ाई, नौकरी मिल गया, फिर पढ़ाई छूट जाता है नेचुरली। लेकिन मैं धीरे धीरे उसको जो है पढ़ाई करना शुरू किया। फिर जो पहले जो मैं पढ़ाई करके रखा था उसको फिर रिवाइज करके रिवाइज शुरू किया धीरे धीरे, और नया जो चीज़ है सीखने की कोशिश किया। लूसेंट का किताब वगैरह, अभी तो मैं 2010 का बात कर रहा हूँ, 10 से आगे का बात कर रहा हूँ। उस टाइम यूट्यूब नहीं था, कुछ नहीं था, विकीपीडिया फीडिया इतना नहीं था ना। तो मैं पहले जो मैं जो किताब पढ़ के जो भर्ती हुआ था जिस टाइम, वो सब किताब धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। फिर लूसेंट का किताब शुरू कर दिया, और डेली का मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ता था। ऐसे धीरे धीरे मेरा जो है अच्छा मतलब मैं सोचा जना मैं केबीसी में जा सकता हूँ, मेरा अंदर काबिलियत है। विश्वास जी, आप बंगाल के रहने वाले हैं, नाम से पता चल रहा है। आपकी मैट्रिक, ग्रेजुएशन, स्नातक वगैरह कहाँ से हुआ आपका? ये सब बंगाल से ही हुआ सर, और बंगाली मीडियम में मैं पढ़ाई किया है, और ग्रेजुएशन भी बंगाली मीडियम में किया, बट मास्टर डिग्री मैं हिंदी मीडियम से किया है। तो फिर आप रांची में आकर रहने लगे? हाँ, रांची में आके रहने लगे। मैं रांची में 2010 से रह रहा हूँ। 2005 से मेरा यहाँ से जुड़ाव है, ज़मीन वगैरह खरीद कर लिया था, और धीरे धीरे मैं 2010 से लगातार यहाँ रह रहा हूँ। तो आपने ग्रेजुएशन कौन से साल में किया था? ग्रेजुएशन में मैं किया था सर 91 में किया था मैं, 91 में। उसके बाद ये नौकरी कब मिली? 93 में। यानी कि मास्टर डिग्री जब मैं कर रहा दो आपने ग्रेजुएशन किया 91 में, और उसके 2 साल बाद में आप सीआरपीएफ में चले आए। हाँ, 93 में मेरा लग गया सर्विस। मैं उस टाइम मास्टर डिग्री कर ही रहा था, लेकिन अधूरा रह गया, जो मैं बाद में करस्पॉन्डेंस से उसको किया। हाँ, सीआरपीएफ में जब पहली नौकरी मिली थी, कहाँ पोस्टिंग हुई थी आप? मेरा पहले जो है सीआरपीएफ में, पहले जब पोस्टिंग नहीं होता है सर, पहले जब रिक्रूटमेंट होता है फिर उसको ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाता है। तो मेरे को ट्रेनिंग सेंटर में भेजा गया था राजस्थान में। फिर वहाँ 1 साल का ट्रेनिंग होता है। 1 साल का ट्रेनिंग के बाद मेरा पहला पोस्टिंग जो है मणिपुर में हुआ था 94 में। उस टाइम मणिपुर नागालैंड में बहुत भयंकर उग्रवाद था। उल्फा का आप नाम सुना होगा, उल्फा और NSCN वगैरह, मणिपुर का जितना भी था, नागालैंड जो एक्सट्रीमिस्ट है, वो सारे उस टाइम भयंकर परिस्थिति में था। तो उसी टाइम मेरा फर्स्ट पोस्टिंग हुआ मणिपुर में। कोई नागापुर वाली कोई कहानी जब लगा हो कि भाई सीआरपीएफ, और लगा कि देश के लिए हमने कुछ किया? बिल्कुल एकदम। मैं जब मेरा साथ पहला वाक्य ये हो गया था, मैं बताना चाहूँगा। जिस दिन हम लोग जा रहे थे, खटखटी एक जाएगा है आसाम का, खटखटी
खटखट एक जगह हमारा बेस कैंप होता है वहाँ से मणिपुर के लिए चलता है। तो उस ज़माने में क्या होता था, एक एक गाड़ी नहीं चलता था, कन्वॉय चलता था। कन्वॉय आप सुना होगा, मतलब 20, 25, 50 गाड़ी एक साथ जाता है, ताकि अगर अकेला गाड़ी जाएगा वो लोग अटैक करके मार देगा। तो 20, 25, 50 गाड़ी एक साथ चलते, मतलब उस एरिया में, मणिपुर एरिया में अलग अलग जाएगा में जहाँ जाना है वहाँ जाना। तो पहला वाक्य ऐसा हुआ मेरा, हम लोगों का कन्वॉय का ऊपर ही अटैक हो गया था, और मैं जिस बस में था उसी बस में अटैक हुआ। मेरे ड्राइवर का पैर में, मैं जिस बस में था ड्राइवर का पैर में गोली लगा, लेकिन खुदा न खास तो बहुत मतलब अच्छा से ये किया, और बस को साइड में रखा। हम लोग तो बस से कूद गए हैं, कूद के फिर अपने जान बचाए। बाकी लोग, हमारे पास तो हथियार था नहीं, हम पहले पोस्टिंग जा रहा था। हाँ, जिनका प्रोटेक्शन वगैरह था उन्होंने फिर काउंटर शुरू किया। तो मेरा पहला मतलब पोस्टिंग ही ऐसे हो गया, डरवाना एकदम। तो वो जानकारी मिली होगी आपके पापा को, पेरेंट्स को, कि भाई पहली पोस्टिंग के लिए जा रहे हैं और ऐसा ऐसा वाकया हो गया, हादसा हो गया। क्या सलाह मिली थी परिवार से? बिल्कुल, मैं जब मेरा जो डेस्टिनेशन में पहुंचा, उसके बाद जहां मेरा रिपोर्ट करना था वहाँ पहुंचा, पहुंचने के बाद उस ज़माने में तो फ़ोन था नहीं। फिर उसके बाद ही नेक्स्ट दिन मैं लेटर लिखा, जो पापा मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। सच को एकदम सच में दिल से। मैं एक साथ गए थे हम लोग, पोस्टिंग हुआ था मेरे ख्याल से 44-45%। तो उसमें से तो वही सभी ने ऑलमोस्ट अपना घर में लिखा, मैं भी लिखा, नहीं पापा मैं जो है सीआरपी मेरे लिए नहीं है, मैं और पढ़ाई करूँगा, करके कोई टीचर कोई और नौकरी करूँगा। तो फिर ये बात को हमारे कमांडेंट को भी पता लग गया। जो नया कोई बंदा जाता है ना, उसमें इंटरव्यू लेता है, जो आप कहाँ से है, क्या है, जो देखिए नया जाएगा है, आपको मुस्तैदी से करना है। कमांडेंट को पता लग गया, फिर बोला अरे मेरा नाम लगा, अरे विप्लव जी आप तो फिर लिख के दिए, फिर घर में लेटर लिखे सुने हैं आपका पापा को, तो कोई बात नहीं बेटा, ये होता रहता है, हम लोगों के साथ भी होता रहता है, आप नौकरी करो, धीरे धीरे इस माहौल से आप जान जाओगे, फिर आपका ये भी मतलब बर्दाश्त का मादा भी आ जाएगा, और धीरे धीरे ऐसे आप सिचुएशन से आप उबारने भी लग जाए, तब देखना आपको नौकरी में मज़ा आएगा। तो वाकई में उसके बाद धीरे धीरे हम लोग ड्यूटी करने निकले हैं। जैसे सीनियर थे और जो एक्सपीरियंस लोग थे, उनके साथ साथ एक दो करके भेजता था। जैसे जो लोग बाकी सीनियर एक्सपीरियंस है, एरिया के बारे में जानकारी है, तो ऐसे करके फिर बस। तो चिट्ठी वो पिताजी को मिल गई थी या फिर कि वो रास्ते में ही रह गई थी? नहीं, मिल गई थी, एकदम मिल गई थी। क्या कहा था? पिताजी माताजी दोनों कहा, फिर जवाब आया चिट्ठी, ये देखो बेटा मैं आपको ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर भाई दियो आपको बोलूँगा जी अभी छोड़ के आप, मैं इमोशन में कहूँगा जी आप छोड़ के आ जाइए, तो फिर आप छोड़ के आएंगे, क्या पता दूसरा नौकरी मिले ना मिले। और हम गरीब घर से बहुत, बाकी मैं बहुत गरीब घर से था। तो उन्होंने बोला आपका ऊपर छोड़ा बेटा, आप जैसे भी आपको उचित समझे आप करें। तो फिर मेरे को लगा ठीक है, हम तो गरीब घर के हैं, नौकरी तो करना चाहिए, और ये अच्छा नौकरी है, सीआरपीएफ का एक बढ़िया नौकरी है, आसानी से नहीं मिलता, कितना मुश्किल से हमें मिला होगा। फिर मैं करना शुरू किया। उसके बाद आप वहाँ मणिपुर में, उसके बाद से शहर बदलता रहा होगा? उसके बाद से जैसे हम लोगों का होता है सर 3 साल का टेन्योर रहता है, हम लोगों का जो क्राइटेरिया है 3 साल का एक जगह, उस टाइप का। बस मेरा 32 साल सर्विस हो गया, तो मान लीजिए 10-12 जाएगा अलग अलग स्टेट में, जैसे जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट का अलग जाएगा में। सारी भाषाएं आपने सीख लिया होगा? हाँ, थोड़ा बहुत आता होगा। कौन सी भाषा सीख? जैसे आसामी जानता हो। आसामी में क्या बोलेंगे कि आप कैसे हैं, खाना आप खाएंगे कि नहीं वगैरह? अपनी केमन आछन, भाल अपनी भाल, मतलब आसामी है। इस टाइप बंगाली तो है, अंग्रेजी हिंदी ये सब आता है, ऐसे थोड़ा बहुत आता है ऐसा। अब मूल चीज़ों पर आते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस शख्स को आप देख रहे हैं, यदि इनके शरीर पर वर्दी देखेंगे तो यकीनी तौर पर विश्वास नहीं होगा, ये विप्लव विश्वास है। सीआरपीएफ का सीनियर इंस्पेक्टर जब कंधे पर वर्दी होता है, वैच होता है, तो लगता है कि सिर्फ देशभक्ति और नियम कायदा रूल इतना ज़्यादा कि यदि किसी ने कह दिया कि 24 घंटे खड़ा रहना है तो खड़े रहना है, सब कुछ भूल जाते हैं। अनुशासन इतना तगड़ा होता है सर। हाँ, जो फोर्स का होता है ना, चाहे सीआरपी हो, बीएसएफ हो और भी आर्मी है, इनका मेन जो है डिसिप्लिन। आपको जो बोलना, जो आपको आदेश आएगा उसको पालन करना ही करना, किसी भी हालत पे। तो वही मेन हमारा जो है डिसिप्लिन है, और उसके बाद हमारे अनुशासन है और ड्यूटी है। तो बीच में और किसी नौकरी के लिए प्रयास किया है, फिर सीआरपी को कोई अपने आप को सौंप दिया? नहीं, मैं और नौकरी में प्रयास नहीं किया, दूसरे जैसे सिविल में नौकरी प्रयास नहीं किया। लेकिन मैं इसी डिपार्टमेंट में, मैं मेरा साथ जो भर्ती हुआ उनसे मैं कहीं आगे निकल गया, क्योंकि यहाँ एक आपको प्रमोशन का स्कोप मिलता है, आपको एग्जाम देके। जैसे मान लीजिए आप कांस्टेबल हैं,
तब आगे जैसे एक एक पोस्ट हवलदार होता है, एएसआई होता है, इस टाइप का मैं जो है, हाँ इंस्पेक्टर होता है, इसी टाइप का मैं पहला एग्ज़ाम दिया जिसमें मैं हवलदार बना। मतलब जो 15 साल में बनता है वो मैं 4 साल में बन गया और उसके बाद पूरा तरह से रम गए आप सीआरपीएफ में। एकदम। उसके बाद फिर मैं एएसआई बन गया, जो कि हवलदार से एएसआई बनने में 8-10 साल लगता है। फिर मैं 2-3 साल में बन गया। मतलब हर बार जो है मैं एग्ज़ाम दे दे के बन गया। नहीं तो मेरा साथ जो भर्ती है अभी ऐसी मुश्किल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, आप हो गए सीनियर इंस्पेक्टर। हाँ, तो मैं आगे बढ़ा है। सर। अब फिर मूल सवाल की तरफ आते हैं। ये जो केबीसी में आपने 1 करोड़ रुपए जीते, मैं बार बार कहता हूँ कि रकम जितना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अमिताभ बच्चन जैसे शख्स के सामने बैठना और पूरे भारत का जो नॉलेज का जो पॉइंट है, सबसे बड़ी प्रतियोगिता के बैनर के नीचे बैठना, ये शौक आपका कब से जगा था? हाँ, मेरा वही 2010 से मैं तैयारी कर रहा था। फिर इनका सर क्या होता है ना, बहुत सारे चरण होता है, मतलब पार्ट होता है। जैसे आपको ऐसे लगता है, जो ये नहीं कि कल ही गया केबीसी में और जीत के आया। इसको मार्च अप्रैल में होता है, हर साल मार्च अप्रैल में रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें कुल मिला के जहाँ तक मेरा आइडिया है 75 लाख के आसपास लोग रजिस्ट्रेशन करता है। उसमें से रैंडम सिलेक्शन में होता है। तो मेरा इससे पहले हाँ वैसे रैंडम सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद बंद हो गया। तो जैसे इसके बाद रैंडम सिलेक्शन से आपको कॉल किया जाता है, उसको आईवीआर कॉलिंग बोलते हैं। आईवीआर कॉलिंग करके आपको पूरा डाटा लेते हैं, आप कहाँ का है, कौन सा डिग्री है, किस सब्जेक्ट में है, क्या नौकरी करता है, सारे डाटा ले लेते हैं। उसके बाद 3 क्वेश्चन पूछता है और आप सही जवाब दिया तो बोलते हैं ठीक है आपने सही जवाब दिया, आप अगले राउंड के लिए चुने जाएंगे, तो आपको कॉल आएगा। 7 दिनों का इंतजार करना होता 7 दिन नहीं, काफ़ी दिन, 1 महीना 25 दिन, 2 महीना, ऐसे कॉल आएगा। मेरा सिलेक्शन, क्योंकि वो भी रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस में होता है। फिर उसके बाद अगर मान लो आईवीआर में रैंडम सिलेक्शन आपका हो गया, तो आपको ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। हाँ जी, आपको ऐसे सिलेक्शन हो गया, आपको एक के लिए सुबह 4 बजे लाइन लगाना पड़ता होगा आप लोगों को। नहीं, हाँ वो तो है, लेकिन उन्हें टाइम एक टाइप देते हैं, जो ऐसे ऐसा इतना टाइम में होगा, तो ऑनलाइन इंटरव्यू वगैरह होता है। फिर ऑनलाइन इंटरव्यू आप क्वालिफाई कर लिया, फिर मुंबई में ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाते हैं, उसको ग्राउंड ऑडिशन बोलते हैं। मतलब आपको एग्जैक्ट आपको सामने से देखेंगे। कैमरे से डर तो नहीं लगता? हाँ करेक्ट, एग्जैक्टली, आप सही बोला। तो उसमें क्या होता है, फिर हम घुसते हैं, जो भी उनका सेंटर वगैरह रहते हैं वहाँ एंट्री वगैरह करते हैं। फिर जो है वो उसमें 20 क्वेश्चन का एक ओएमआर शीट दिया जाता है। सर, उस पर मैं आऊँगा। इस सीआरपीएफ की सेवा करते हुए, मैं नौकरी नहीं बोलूँगा, सेवा, ये तैयारी पढ़ाई का वक्त कैसे निकाल पाते थे आप? बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। जो लोग सीआरपीएफ में नौकरी करते हैं उनको पता है जो टाइम निकलना कितना मुश्किल है। इसीलिए शायद जो है अपना फोर्स में रह के फिर दूसरा जाएगा में नौकरी बहुत कम लोगों का मिलता है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। जिनका अंदर बहुत हुनर है वो शायद सीआरपी छोड़ के फिर सिविलियन में आता है, बहुत रेयर है, बहुत लोग। तो टाइम एक बार आप उसमें घुस गए, ड्यूटी इतना होता है, टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मेरा तो एक एम्बिशन था, सच को तो मेरा गोल था, चाहे कितना भी मेरा तकलीफ हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे भी समय मिले मैं उसको, मतलब मेरा माइंड में वही घूमता था, जैसे भी समय मिले मेरे को आराम के पर बने। आपको पता है फोर्स लोगों ने जैसे ड्यूटी करने के बाद थोड़ा इंटरटेनमेंट भी करता है, जैसे कुछ और कामों में लग जाता है, ठीक है ना। आपको खुल के नहीं बताऊंगा, आप शायद, हाँ। तो मैं वो नहीं करता था। मैं आज तक कुछ नहीं, दारू नहीं पिया, खैनी नहीं खाया, सिगरेट नहीं पिया, कुछ भी नहीं मेरा, ना बीड़ी से कुछ भी मेरा नशा नहीं। तो मेरा नशा था ये, हाँ मेरा नशा था केबीसी। जब दूसरे लोग दूसरा उसको टाइम को बर्बाद करता था, मैं उस टाइम में अपना पढ़ाई करता था। हाँ, आप सर पूरे चरण में आप जब वहाँ पहुँचे, जब अमिताभ बच्चन सामने आए, क्या फीलिंग्स थे अंदर में? एकदम सर, ये तो केबीसी का अमिताभ बच्चन सर 10 मिनट बाद में आता है। पहले हम लोगों का बैठाते हैं, ऑडियंस वगैरह को बैठाते हैं, सब कुछ करते, सब सेट करते। उसके बाद जो उससे जो पहले मैं घुसा केबीसी का सेट में, सच कहो तो दिल से एकदम, मतलब मैं रोमांचित हो गया, एक थ्रिल्ड हो गया जिसको बोलते हैं। और ये भी ऐसे सेट होता है, मतलब सर जैसे लग रहा है मैं दूसरी दुनिया में आ गया। उसका जो म्यूजिक चलता है और जो ये चलता है ना, और लाइटिंग फाइटिंग इतना, मैं तो एकदम आश्चर्य हो गया, मैं कौन सा दुनिया में आ गया। रियली मैं बहुत थ्रिल था। उसके बाद हमको बैठाया गया था, वो फर्स्टेड फिंगर फर्स्ट होता है, जिसमें 10 लोग बैठते हैं, उसमें से जो सबसे पहले देता है वो हॉट सीट में जाते हैं। तो उसके बाद अमिताभ जी घुसा, उसको देख के रियली वो आज 83 साल का है, इतना क्यूट है, आप सामने से देखेंगे तो लगेगा जवान है एकदम, उसका चेहरा, उसका और मतलब अपीयरेंस उसका। उसके बाद जैसे सबको स्वागत किया, ऐसे आवाज़ उसका गूंजा। अब तो पता है अमिताभ का आवाज़ कैसे, रियली एकदम जादू छा गया मेरा।
फिर हमको हॉट से जो है उसमें बैठाया गया। अमिताभ जी बोला ठीक है, आपको सबको परिचय दे दिया, ये फलाना जगह से आया फलाना। उसके बाद बोला आपको एक फर्स्ट एड फिंगर फर्स्ट आएगा, क्वेश्चन आया। तो मेरा मन में वही था, ये देखिए बहुत कम अपॉर्चुनिटी में 10 लोगों में से 4 लोगों का हॉट सीट में जाने का मिलता है। मुश्किल से अगर होगा तो मुश्किल से 5, बाकी लोगों का ऐसे ही। और ऐसे जैसे सेट दिखाता है ना सर अमिताभ जी, जहाँ हॉट सीट में, वहाँ से लेके जहाँ आप बैठे रहते काफ़ी दूरियाँ है, दिखता है बहुत कम, दूरी बहुत है, ठीक है। तो मेरा मन में वही था, जी मैं यहाँ तक पहुँचा तो मैं सबसे पहले क्रैक करूँगा और मुझे सबसे पहले हॉट सीट चाहिए, ताकि अमिताभ जी का जैसे अभी उतना सामने बैठे रहते हैं तो मेरे को मौका मिले, उनको मतलब देखने का बहुत मौका मिले। नहीं तो मैं अगर क्रैक नहीं करता तो मैं दूर से बैठ के फिर वापस। तो जब क्रैक करके आपको अमिताभ बच्चन ने बुलाया, तो सबसे पहले मैं क्रैक किया, 10 में से सबसे पहले मैं क्रैक किया, तो मेरा नाम लिया विप्लव विश्वास। तो खुशी का तो मेरा ठिकाना नहीं, एकदम खुशी में ये हुआ। और उसके बाद नॉर्मली आजकल क्या होता है, अमिताभ जी का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, तो डॉक्टर ने उनको मना किया किसी से ज़्यादा हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना। तो मेरा तो इच्छा था जब मैं ऐसे हाथ मिला के बगैर गले मिला के बगैर मैं जाऊंगा नहीं। उनको रिक्वेस्ट किया सर मैं गले मिल सकता क्या, तो बोले एक बार कि आप 2 बार मिलिए, क्योंकि मेरा जो प्रोफाइल होता है ना सर वो पहले उनके पास पहुंच जाता है। अमिताभ जी पूरा स्टडी करता है एक एक कैंडिडेट के बारे में, बहुत मेहनत करता है वो। जब ऑफ शूटिंग रहता है ना पूरा उसका स्टडी करता है, मेरा बारे में 5-6 पेज का पूरा डिटेल्स उनको लिख दिया जाता है। ये बंदा यहाँ से आया, सीआरपीएफ का है, यहाँ का है, ये करते। तो मेरे लिए पहले से ही उनका दिल में एक अलग जाएगा था, जी हाँ सीआरपीएफ में नौकरी करते हुए बंदा। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अंदर से ही सम्मान दिला देता है। ऐसा लगेगा जैसे कि कोई व्यक्ति आपको अपना जैसा कोई यदि व्यक्ति दिखाई पड़ता है। तमाम चीजें हैं। तो फिर पहला सवाल जब अमिताभ का आया, कौन सा सवाल था? हाँ, तो मुझे तो गले लगा एकदम, बोला एक बार क्या मैं 2 बार गले लगाऊंगा, फिर लगा। फिर जो है उसके बाद जो है धीरे धीरे बोला नियम जो उसका प्रोसेस है, बोला भाई आपको पहला पड़ाव में 5 क्वेश्चन आएगा और दूसरे पड़ाव में और 5 क्वेश्चन आएगा। पहला पड़ाव के लिए आपको 45 सेकंड दिया जाएगा, दूसरा पड़ाव के लिए 60 सेकंड, उसके बाद आप वो पड़ाव क्रॉस कर लेते तो उसके बाद आपको टाइम है। तो इस टाइप का आया। जो पहला जो क्वेश्चन वगैरह आया था बहुत इजी टाइप का आया था, इतना टफ नहीं आता, क्योंकि वो कम है आपको? नहीं उतना मुझे याद नहीं, क्योंकि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ याद नहीं होता है। वो हॉट सीट एक ऐसा चीज़ है ना, सच कहो तो अगर केबीसी वाला भी बोल रहा था, सच कहो तो जो कहीं कहीं बैठ के अपना ग्रैंडफादर का नाम भी भूल जाता है, उतना टेंशन रहता हुआ। लेकिन जो भी क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आ रहा वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, मेरा ऑप्शन था क्या और मैं उसको सही जवाब दे पाऊँ कि नहीं। कौन सी किताब पढ़ते थे आप लगातार? कितने 1 करोड़ तक का मतलब है कितना सवाल आपने लिया होगा? 16 सवाल मैं कंप्लीट किया, 16 सवाल जो है। जैसे आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस और फास्ट हो जाता टफ, बहुत टफ हो जाता है। जैसे पहला पड़ाव आता है आपको, उसके बाद दूसरा पड़ाव से 5 लाख तक आता है, उसके बाद 7.5 लाख, 12.5, 25, 50, 1 करोड़। तो उसमें जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो एकदम वो तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आता है जब आप सुने भी नहीं है। मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन मेरे को 1 करोड़ में पूछा। और मेरा अचीवमेंट एक रहा सर, मैं ज़रूर इसमें बताना चाहूँगा कि भी ये भी सब भी बताया इस चीज़ को। ये 25 साल का इतिहास में इतना अचीवमेंट कंबाइनली कोई नहीं कर पाया, मैं उसका जरूर जिक्र करना चाहूँगा। पहला 10 क्वेश्चन तक मैं एक भी लाइफलाइन नहीं लिया। 3 लाइफलाइन होता है आपको, आप जानते होंगे, उसका पूरा शो का दौरान आप 3 लाइफलाइन यूज़ कर सकते हैं। एक तो ऑडियंस पोल होता है, एक 50-50 जिसमें दो ऑप्शन निकल जाता है, एक हिंट्स आपको कोई एक देगा तो उसका बारे में आपको हिंट्स देगा। मान लीजिए आप बोलेगा कल्पतरु वृक्ष कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो फिर सोचेगा जी कहाँ पाया जाए, तो वो बोलेगा उसका राजधानी का नाम रांची। इस टाइप का एक हिंट्स दे देगा आपको। मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इस टाइप का है। तो मैं पहली कॉन्टेस्टेंट हूँ जो 10 सवाल तक एक भी लाइफलाइन नहीं लिया। दूसरे बात क्या होता है, 10 सवाल के बाद एक सुपर संदूक आता है, अभी शुरू किया है, आप जानते होंगे सुपर संदूक है। उसमें जो 5 से ज़्यादा क्वेश्चन जो जवाब दे देगा, उसमें एक एक क्वेश्चन का 10,000 रुपया होता है। तो जो जवाब दे देगा 5 से ज़्यादा, तो उसके बदले में एक लाइफलाइन आप पीछे जो लिए उसके जीवित कर सकते, वो एक ऑप्शन है। तो मेरा है, मैं तो सुपर संदूक 10 के 10 क्रैक कर दिया। 90 सेकंड देता है और उसमें 10 का 10 सेकंड हो गया, तो उसका एक ये रिवार्ड देता है, मतलब अमिताभ जी का तरफ से, खुद के तरफ से एक रिवार्ड रहता है, जो 10 के 10 जो है
एकदम टाइम जो दिया हो उसके अंदर कर देते तो उसका अमिताभ जी अपने बंगलों में मेरा पूरा परिवार के साथ डिनर में बुलाएंगे। वो डिनर में इनवाइट किया लेकिन डेट अभी फिक्स नहीं किया है, तो बताएंगे। तो दूसरा और एक हुआ, मैं तो पहले कोई लाइफलाइन लिया ही नहीं था, तो ये 10 क्वेश्चन का जो मैं सही जवाब दे 1 लाख रुपया वो मेरे को एक्स्ट्रा मिल गया। ये सब कॉम्बिनेशन है। और दूसरे बात जो मैं 1 करोड़ का सवाल जो है विदाउट लाइफलाइन दिया, तो ये भी एक अचीवमेंट है। आज तक कोई विदाउट लाइफलाइन कोई 1 करोड़ का सवाल तक वहाँ क्रैक नहीं कर पाया। सर, जब 1 करोड़ का जो सवाल था, क्या था वो सवाल 1 करोड़ रुपया वाला? 1 करोड़ का जो सवाल था वो तो ना कोई एसएससी वाला, ना कोई यूपीएससी वाला, ना कोई और लोग जो तैयारी करता है अपना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, वो तो दे ही नहीं पाएगा। मैं गारंटी के साथ बताता हूँ। आप लोगों को पता होगा जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, सबको पता है। ऑलमोस्ट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हैं, जो भी नॉलेज रखता है, सबको पता है जी यूएसए है। लेकिन वो जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस में बना था। फ्रांस का गवर्नमेंट है स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए को गिफ्ट में दिया था। हाँ, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है जिसको कहाँ बना था या कौन सा देश जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिया था। लेकिन ये भी नहीं, क्वेश्चन इससे भी आगे। मेरे को ये क्वेश्चन पूछा गया था, यूएसए का स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस से किस जहाज में यूएसए में लाया गया था। तो आप सोचिए इसको, मतलब कितना मतलब डीपली वो लोग सोचते हैं। तो ये तो आप सुन के तो आप हैरान हो गया, किस जहाज से लेके गया था। आप सवाल को कई बार स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है या फिर किस देश ने किस देश को गिफ्ट दिया, अमूमन ऐसे सवाल आ सकते हैं। और कोई यह पूछे कि कौन सी जहाज में इसको यूएसए लाया गया, अमूमन एक तरह से कहने की परीक्षा भी थी आपकी। एकदम परीक्षा थी। लेकिन मुझे जैसे भी स्क्रीन में क्वेश्चन आया, सच कहो तो मेरा दिल एकदम खिल गया। ऑप्शन आने से पहले ही तो मुझे पता था ये ऑप्शन से पहले मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन मैं इंतजार किया, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन तो आने दो। और ऑप्शन जैसे भी आया तो नॉर्मली 1 करोड़ का क्वेश्चन में आप किसी को सबमिट करने में, लॉक करने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी सोचते हैं, 5 मिनट 10 मिनट विचार करते हैं, कभी लाइफ लाइन लेते हैं। तो मैं तुरंत बोला मैं डी में लॉक करना चाहता हूँ। तो अमिताभ जी हैरान हो गया, अरे 1 करोड़ का क्वेश्चन है, 10 सेकंड में नहीं लिया और डी में लॉक करना चाहता है। तो पूछा, वो बोला जी मैं सुना नहीं विप्लव जी, आप सी में लॉक करना चाहते या डी में लॉक करना चाहते। तो मैं बोला सर मैं डी में लॉक करना चाहता हूँ, और सी तो उस जहाज का कैप्टन का नाम है। वो तो और भी आश्चर्य हो गया, बोला अरे आपको जहाज का नाम तो याद है, साथ साथ कैप्टन का भी नाम याद है। मैं जब इस शख्स से बातचीत कर रहा हूँ तो लगता है जैसे कि कई बार आप लोगों को सुना होगा कि वक्त नहीं मिलता, नौकरी कर रहा हूँ, छुट्टी नहीं मिलती, नींद पूरी नहीं होती। यह शख्स सीआरपीएफ में रहते हुए सबसे बड़े प्रतियोगिता शो में जाते हैं, वहाँ जाते हैं, 1 करोड़ रुपया जीतते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि रकम महत्वपूर्ण नहीं है, 16 क्वेश्चन का जवाब दे देना, वह भी ऐसे ऐसे सवाल जिसकी कल्पना अमूमन कोई व्यक्ति नहीं करता। फिर क्या होता जो आपने डी बोला तो नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे इससे पहले भी जो भी करोड़पति बना है, मैं तो पहला करोड़पति नहीं, इससे 25 साल में कई लोग बना होगा, तो उनको फिर ये करता है, सस्पेंस रखता है। देखिए आप अगर गलत जवाब दिया तो आपको 95 लाख में आप नीचे गए। 95 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है नॉर्मल आदमी के लिए। हाँ बोलते हैं। आप सोच लीजिए, लॉक करने से पहले एक बार सोच लीजिए जब कहाँ जा रहा। आप अगर कन्फर्म नहीं है तो आप क्विट कर सकते हैं, आपका पास ऑप्शन है। तो ये सब सारी चीज़ भूमिका निभाते हैं एकदम। लेकिन भूमिका निभाई जा रही थी तो अमिताभ को नहीं जानकारी थी कि विप्लव विश्वास बैठे तो वो मेरे लिए भूमिका निभाया ही नहीं, नहीं निभाया। जब तो मैं बोल दिया, जब मैं शिव का नाम बोल दिया, उसका कैप्टन का नाम तक बोल दिया, वो भूमिका ये मेरे लिए निभाया ही नहीं। सीधा बोल दिया 1 करोड़ बोल के सीधा कुर्सी से निकल के आया और मेरे से एकदम गले पड़े, एकदम गले लगे खुद से। आपकी इच्छा थी कि मैं गला लगना चाहता हूँ, वो खुद ही आ गए, खुद आके मेरे से गले लगाया और बहुत बोला जी एकदम। और उसके बाद जो ऑफ शूटिंग भी मेरे से काफ़ी बात किया उन्होंने। नॉर्मली लोगों से ऐसे इतना बात नहीं करते हैं, लेकिन मेरे से ऑफ शूटिंग के बाद एकदम गले में हाथ डाल के, जैसे भाई होता है या जो भी है, ऑफ कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड बात किया, काफ़ी बात किया। अरे विश्वा जी मैं ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें बताने लायक है कैमरे में? बिल्कुल।
बिल्कुल ऐसा रहता है क्योंकि सारे जिस चैनल से बात करें उसका नाम भी है ऑफ द रिकॉर्ड। वेरी वेरी नाइस, ये कोइंसिडेंस है। ऑफ रिकॉर्ड बातें हम सब बता सकते हैं क्योंकि वहाँ सारे ऑडियंस भी बैठे रहते हैं, सब लोग रहते हैं, सिर्फ कैमरा नहीं चलता है। क्या क्या बातें हुई सर? हाँ, उन्होंने बताया विप्लव जी आपको तो पहले सैल्यूट करता हूँ, आप सीआरपीएफ का एक सीनियर इंस्पेक्टर है, इतना टफ ड्यूटी करने के बावजूद भी आप केबीसी में आए, वो तो है, आपका नॉलेज का सराहना करता हूँ। और आपने जिस कॉन्फिडेंस का साथ जवाब दिया, जिस तरीके से जवाब दिया, आप 10 क्वेश्चन था, एक भी लाइफलाइन नहीं लिया, सुपर संधु क्रैक कर गया। 1 करोड़ का क्वेश्चन आप आपको ऑप्शन भी नहीं देता तो आप ऐसे कर जाते, तो आपको दिल से सैल्यूट है। और बोला जी आप कैसे तैयारी करते, मैं हैरान हो जाता हूँ। और लास्ट में जो एक शब्द उन्होंने बोला मेरा दिल को तो छू गया, वो ऐसे एग्जैक्ट यही शब्द बोला, कहते तो है लोग करोड़ों मेरा फैन है। वो बोला लोग कहते, ऐसे बोला, लोग कहते हैं तो मेरा करोड़ों फैन है, लेकिन मैं आज से आपका फैन हो गया मैं। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात था एकदम। उसके बाद की कहानी यह है कि विप्लव विश्वास जी को परिवार के साथ अमिताभ बच्चन ने डिनर पर बुलाया है, मुंबई जाना होगा इनको। सर, जब 1 करोड़ रुपए की राशि आपने जीत ली तो अमूमन मैं ये नहीं पूछूंगा ये बड़ी रकम है, कुछ सपने थे कितने पैसे आएंगे तो कुछ करेंगे? हाँ, सपने थोड़ा उतना नहीं था जी, मैं जीतूंगा, लेकिन मेरा एक कॉन्फिडेंस था मैं जीतूंगा, अच्छा राशि जीतूंगा। और 1 करोड़ रुपए का थोड़ा बहुत तो प्लानिंग था, तो मैं कुछ पैसा जो है जो उसमें भी लिखा था मैं, आप उसमें एक पूछते आप 1 करोड़ रुपया जीतेंगे तो क्या करें, तो मैं लिखा था कुछ पैसा मेरी बेटी जो है अभी मास्टर डिग्री कर रहा है और यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, और उसको भी डिफेंस सर्विस में ऑफिसर बनने का, डायरेक्ट ऑफिसर बनने की इच्छा है, तो उसको मैं कोचिंग में भेजूंगा दिल्ली वगैरह या जो भी है, कुछ पैसा खर्च करूँगा, कुछ पैसा मैं गरीब को दान करूँगा। क्योंकि मेरा शो में आपको पता भी लगा होगा, जो आप देखेंगे जे मैं क्या क्या उसमें बताया। 30 और 31 दिसंबर 2 दिन आएगा, यानी कि इसका मतलब कि आप जब वो होटर जब बच गया, पहले दिन जो है, पहले दिन उनका कुछ क्राइटेरिया रहता है, सस्पेंस रखता है, इसीलिए एक दिन का शूटिंग, वो जहाँ मैं 1 करोड़ रुपया जीता ना, वहाँ होटल बच गया, तो अगले दिन 7 करोड़ का क्वेश्चन आएगा, तो लोगों का क्यूरियोसिटी रहता, इस बंदा जो है 1 करोड़ इतना आसानी से करके 7 करोड़ का क्वेश्चन क्या आएगा, इसके वजह से मेरा 2 दिन आएगा, 30 और 31 दिसंबर की रात जब आप टीवी खोलेंगे सोनी चैनल, तो आपको विप्लव विश्वास दिखाई पड़ेंगे केबीसी के प्रतिभागी के रूप में। और सबसे बड़ा परिचय कि सीआरपीएफ में सीनियर इंस्पेक्टर हैं, बीजापुर के इलाके में तैनाती है, घोर नक्सल प्रभावित इलाका। सर, छुट्टी कैसे मिली सीआरपीएफ से? छुट्टी तो बहुत मिलता नहीं सर, सच कहो तो रियली हम लोग का छुट्टी बहुत मुश्किल पड़ता है, लेकिन जो है बीच बीच में जैसे भी है, मैं बोला नहीं किसी को जो मैं केबीसी में जा रहा हूँ, क्योंकि बीच बीच में मेरे को अटेंड करना पड़ा ना, ग्राउंड ये इंटरव्यू और पर्सनल इंटरव्यू, ग्राउंड ऑडिशन, मैं बताया नहीं। और ये भी खुदा ना खास्ता मैं सच कहूँ तो मेरे लिए एक लाकी था, क्योंकि मैं ऐसे ही छुट्टी आया था, मतलब कैजुअली छुट्टी आया था, मैं केबीसी के लिए नहीं आया था। और उस छुट्टी का दौरान ही मेरे को कॉल आ गया जी आप फाइनली सिलेक्ट हो गए, एफएफएफ के लिए सिलेक्ट हो गए और आप आइए। देखिए विप्लव विश्वास जी, मुझे लगता है कि ये तार ईश्वर ने जोड़ा होगा, यदि आप ईश्वर को मानते हैं तो, कि आप आए किसी और वजह से, उसी दौरान आ गई कॉल, फिर आपने कहा होगा अपने मुख्यालय को कि मैं 2 दिन और बाद से आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ये ऊपर वाला का दिया हुआ ही अपॉर्चुनिटी है, एकदम मानता हूँ, क्योंकि मैं छुट्टी का दौरान ही था और शूटिंग फूटिंग जो भी है सारे जो है, मेरे को मुंबई का टिकट दिया गया और सारे इसका दौरान हो, अगर हाँ मैं जिस पद पे है और जिस जगह पे है ड्यूटी कर रहा हूँ, वहाँ अगर मैं बोलता नहीं मेरे को परसों ही जाना है, तो यहाँ पॉसिबल होता ही नहीं था, दिक्कत तो होता, और अगर पॉसिबल नहीं होता तो मेरा नंबर काट के और किसी को दे देता। तो मेरा बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जो मैं छुट्टी का दौरान ही मेरा सारा कॉल आया, और सारे जो भी शूटिंग वगैरह 5 दिन का शूटिंग चल रहा था, वो हो गया। ये जानकारी अब तो आपके सीनियर बॉस को हो गई होगी कि आपने ये अचीवमेंट, ये आपने मुकाम हासिल किया है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा जो हेड ऑफिस डायरेक्टर जनरल है, डीजी साहब रहते, उनको मैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को जो है मैं बता दिया। और उसके बाद मेरा जो सावधान सेक्टर में जो रहता है, सेक्टर हमारा सेक्टर रहता है, और मेरा जो बॉस है कुमार मनीष कमांडेंट सर, उन्होंने मेरे को एकदम बहुत खुश हुए, उन्होंने बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो था जो आपने कहा कि सर ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ, मैं बता तो एकदम खुशी का उसको ठिकाना नहीं, बोले अरे तुमने ऐसे जो नीचे वाले को तुम करके बड़े ऑफिसर तुम, अरे विश्वास तुमने कैसे कर दिया ये,
अब तो तुम तो एकदम कमाल कर दिया वो, तुम पर तो ऐसे इतना यकीन नहीं था मुझे। हाँ यकीन तो था जो तुम तैयारी कर रहे हैं, इतना तो मुझे खबर मिला था अंदर से जो तुम तैयारी करते कि, लेकिन मुझे इतना यकीन नहीं था जो तुम जो 1 करोड़ रुपया तक जीत जाओगे और मेरे बैटलियन का नाम रोशन कर दोगे। तो वो तो मेरे से बटालियन का नाम क्या है? 196 बैटलियन 6। 196 बटालियन सीआरपीएफ। यकीनी तौर पे ये नाच, ये एक प्रकार से प्राउड मोमेंट है पूरे 196 सीआरपीएफ बटालियन के लिए। जवानों के बीच जब आप जाएंगे तो क्या अनुभव कर रहे हैं? बिल्कुल, वो लोग तो एकदम मतलब राहें गिन रहे जो कब हमारे साहब आएंगे, कब हमारे साहब आएंगे, और सब एकदम मन ही मन तैयारी में लगे हैं। मैं जो जाऊंगा तो बहुत बड़ा जश्न होगा, और सीओ साहब का तरफ से भी होगा, जश्न होगा। और हमारे जो जश्न होता है उसके बाद एक खाना होता है जिसका बड़ा खाना बोलते हैं, बड़ा खाना भी होगा जहाँ मतलब तरह तरह का व्यंजन वगैरह सब बनाया जाता है, और बहुत बड़ा जश्न होगा एक। सर, सीआरपीएफ के बारे में जब अमिताभ बच्चन को जानकारी मिली तो कुछ शब्द जरूर बोले होंगे सीआरपीएफ के अमिताभ बच्चन ने। बिल्कुल बिल्कुल, अमिताभ जी को पहले ही उनको बोलना पड़ता है कि आप कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं। तो मैं क्या कहा सीआरपीएफ के बारे में? तो सीआरपीएफ बोला जे आप देखिए, ऑडियंस को बोला देखिए सीआरपीएफ के बारे में मैं बताता हूँ। सीआरपीएफ जो है सिर्फ भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है, सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है। और इनका ड्यूटी भी बहुत टफ है। सभी जानते हैं जो आंतरिक देश का जितना भी आंतरिक सुरक्षा सारे सीआरपीएफ करता है। तो उन सीआरपीएफ के एक सदस्य हमारे पास आए, हमारे सामने हॉट सीट है, हम भी इसके लिए गौरवान्वित थे। और विप्लव विश्वास जी, ईश्वर पर विश्वास आप करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ये ईश्वर का ही देन था, एकदम ईश्वर का देन था। और मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, शायद आप लोग जानते नहीं हैं, मेरी वाइफ जो है नहीं है इस दुनिया में। जानकारी में उसी बात पर आ रहा था कि एक ऐसा शख्स जो ईश्वर पर विश्वास करता है, और कोविड के दौरान इनकी धर्मपत्नी का निधन हो गया, और उसी दौरान संभवतः आपके पिताजी का भी 1 महीने के अंतर में पहले पत्नी गुजरी, उसके बाद इनके पिता का निधन हो गया। आप सोचिए क्या गुजर रहा होगा इस शख्स पर। सर, उस पल को कैसे आपने बर्दाश्त किया? हाँ बिल्कुल, जो है ये चीज़ अमिताभ जी ने पूछा जी, कैसे एक ही साथ आपका 2 घर का मेंबर सदस्य और डेथ हो गया, और वो भी कोरोना का वजह से, और आप फिर भी जो है इस तैयारी किया। तो मैं बोला कोई बात नहीं, मैं ईश्वर पे भरोसा रखता हूँ। और मैं जैसे भी फौजी, सभी फौजी ईश्वर में भरोसा रखता हम जब भी ड्यूटी जाते एक बार मंदिर में माथा टेक के जाते। और जिसका भी जहाँ भी रहता है ना, उसका सामने जो अपने अपने इष्ट देवता का वो फोटो जरूर रहता है। हम लोग तो विश्वास नहीं देगा इस पर से आपका, इस 2 घटनाओं के बाद? नहीं, विश्वास मेरे नहीं देगा। मैं इसीलिए मैं सोचा जो भी है हम उसको तो रोक नहीं सकता, जिसको जाना है उसको तो हम रोक नहीं सकता। घटना हुई थी पत्नी और पिता के साथ? यहीं पे पत्नी यहीं पे डेथ हुए थे, इसी घर में डेथ हुए थे, इसी घर में, इसी मेरा बेडरूम में ही डेथ हो गए थे। फिर जैसे फेज में या सेकंड फेज में? ये फर्स्ट फेज में, अप्रैल में। कोई दवा वगैरह की कोई ऐसा नहीं उपलब्ध करा पाए, क्या हो गया था? नहीं करा पाए, मैं तो ड्यूटी पे था, गुवाहाटी में था उस टाइम। मेरी बेटी ये थी और उनका तबीयत ख़राब हो गया था। ये राज मेडिकल जो हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिट थे, 3 दिन एडमिट थे। फिर उसके बाद जो टेस्ट कराया था, टेस्ट कराने के बाद जो है उनका नेगेटिव आया। तो मेरे को फ़ोन में बात किया, फिर उसके बाद वीडियो कॉलिंग से भी बात किया। बोला देखो मैं अभी ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं एकदम फिट होके आ गया, मेरा नेगेटिव रिपोर्ट है। रिपोर्ट भी मेरे को दिखाया। फिर वो मेरे ख्याल से आया, जब मेरे उनसे बात हुआ था 12-1 बजे के बाद, जब डिस्चार्ज लेके आए थे। फिर 12-1 बजे के बाद फिर उन्होंने 1-2 बजे तक नहाया धोया, जो हॉस्पिटल से आया नहाया धोया, कपड़ा फपड़ा सब अपने से धोया, एकदम पूरा टोटल अपने से धोया सुखाया। फिर उसके बाद जो है थोड़ा बिटिया से लोगों से बात किया, और भी लोग आए थे, बात किया। उसके बाद मेरे ख्याल से जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिला, मैं तो था नहीं, 6-6:30 बजे के आसपास मेरा बेडरूम में सो गए। तो मेरी बेटी भी बोली जी ठीक है मम्मी को सोने दो। फिर सो गए। 8:30 बजे 9 बजे के आसपास मेरी बेटी उनको यहाँ से आवाज़ दिया, मम्मी चलिए डिनर कर लीजिए। 1 बार दिया, 2 बार दिया, मैं थोड़ा कट जाएगा ना उसको, आप कर देना काटो। तो फिर 8:45 बजे के आसपास मेरी बेटी ने उनको आवाज़ दिया बाहर से, मम्मी उठिए चलो डिनर कर लेते हैं। तो आवाज़ नहीं दी, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दी। फिर दोबारा बोले मम्मी उठिए चलिए डिनर कर लें, रिस्पॉन्स नहीं दिए। फिर उन्होंने गए जाके, जैसे उनको ऐसे बोले, जो फिर दोबारा बोले मम्मी चलिए, ऐसे ही हिलाया, देखा कुछ नहीं, नो रेस्पॉन्स।
फिर तुरंत जो है फिर मेरे को फ़ोन किया, जी पापा ऐसे ऐसे हो गया। मेरा साला भी यहाँ रहता है, जैप में नौकरी करता है, वो बीमाल उसका नाम है। तुरंत जो है आए, और आने के बाद जो है मेरे को फ़ोन किया, जी जीजा ऐसे ऐसे हो गया। मैं बोले तुरंत लेके जाओ, आप तुरंत लेके जाओ। तुरंत लेके गया हमारा हॉस्पिटल टीम, जो हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल में लेके गए। डॉक्टर ने चेकअप वेकअप कराया, और उसके बाद चेकअप करने के बोला नहीं सॉरी, इनका निधन हो गया। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसका जिक्र करने से ही लगता है जैसे कि शायद धरती फट गई हो। आप कल्पना कीजिए, पत्नी बीमार पड़ी, ठीक होकर चली आई, दोपहर का खाना खाया, वीडियो कॉल पे बातचीत हुई, शाम में अचानक गुजर गई। और फिर पिताजी भी इसी तरह से। इसके बाद मेरा पिताजी बंगाल में रहते हैं, माताजी पिताजी बंगाल में रहते हैं। तो उनका फिर जो है ये 26 अप्रैल को घटना हुआ। उसके बाद मेरा पिताजी का भी उस टाइम कोरोना का बहुत प्रकोप चल रहा था, तो पिताजी भी बीमार थे, लेकिन पिताजी हॉस्पिटल में नहीं गए, घर में ही ट्रीटमेंट वगैरह कराया। क्योंकि बाहर ले जाने से गांव का जो घटना है ना, उनका जिक्र अमिताभ बच्चन ने किया। बिल्कुल किया, बिल्कुल सब पूछा। मैं भावुक भी हो गया बहुत। और उन्होंने ये भी बोला, जी मैं हैरान हो जाता हूँ, आपको अंदर इतना हिम्मत है, फिर भी आपका दोनों का दोनों आपके परिवार का मेन सदस्य जो है गुजर गए, फिर भी आप केबीसी छोड़े नहीं। सच कहो तो मेरे को एक मेरा फादर के साथ बैठ के मैं पहले केबीसी देखता था घर में, तो उनका भी मैसेज जिक्र किया, उनका भी इच्छा था जो है मेरा बेटा जो है केबीसी में जाएगा। पिताजी का नाम क्या था सर? दिनेश विश्वास। और दिनेश विश्वास जी की आत्मा जहाँ कहीं भी होगी, शायद इस पल को वो जरूर देखेंगे कि उनका बेटा अपने टीवी सेट पर कभी देखा करता था कि कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन, और उनका बेटा 1 करोड़ रुपया जीत कर आया है। सर परिवार में अभी कौन कौन लोग हैं? अभी मेरी बेटी है और माताजी है। माताजी बंगाल में है, बेटी यहाँ रहते हैं। बेटी का क्या नाम है? ये आलिशा। वो बनना चाहती हैं, जाना चाहती हैं सैन्य? एक्चुअली घर का नाम दिशा है, इसीलिए मैं थोड़ा अटक गया है। घर का नाम दिशा है और रिकॉर्ड में अलीशा है। हम लोग दिशा क्या कर। बनना चाहती हैं? वो एक्चुअली उसका एम्बिशन वही है, अभी तो मास्टर डिग्री कर रहा है साइकोलॉजी में। उनका एम्बिशन है डिफेंस सर्विस में जाना, तो सीडीएस का तैयारी कर रहे हो। सर अब ये है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा युवक जो कई बार आपने सुना होगा कि वक्त नहीं मिलता है, वक्त की कमी है, क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था जो आप एक क्वेश्चन पूछेंगे। उनको ये जरूर संदेश देना चाहता हूँ, मेरा उम्र 55 है। एक 55 वर्ष का एक इंसान, वो भी सीआरपीएफ में नौकरी करते हुए अगर वो केबीसी में इस मुकाम तक पहुँच सकते, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा जी आप सोचिए, आप भी कर सकते हैं। कभी हाँ आपको उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आएगा, आप फेलियर होंगे। ऐसे नहीं कि आजकल का युवा सोचते जो इमीडिएट सक्सेस मिले, तुरंत सक्सेस मिले, ऐसे नहीं। मैं 15 साल से इंतज़ार किया, 15 साल से तैयारी किया, लेकिन मेरा एक गोल था, चाहे 15 साल किया, 20 साल लग जाए, 25 साल लग जाए, मैं वहाँ तक पहुँचूंगा। तो युवा को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जब आप तैयारी करते रहे, सच्चे दिल से तैयारी करते रहे, और एक चीज़ आपको एकदम गांठ बांध ले मन में, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, और यह शायद विप्लव विश्वास को देखने के बाद यकीन हो जाएगा आपको। आप कल्पना नहीं कर सकते कि 15 सालों तक लगातार यह व्यक्ति सीआरपीएफ की वर्दी पहनकर नक्सलियों के साथ कई बार जूझना पड़ा। बीजापुर जैसा इलाका, बीजापुर जाएंगे तो आपको यकीनी तौर पर लगेगा कि किस चौराहे पर, किस जंगल के मोड़ पे आईडी ब्लास्ट हो जाए कोई नहीं जानता। बावजूद इसकी तैयारी करते रहे, और आज अमिताभ बच्चन जैसे शख्स के साथ केबीसी का प्ले खेला, 1 करोड़ रुपया जीता। अच्छी बात यह कि गरीबों के बीच कुछ पैसे दान करना चाहते हैं। संदेश यही है विप्लव विश्वास से बात करने के बाद कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता, और मेहनत का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। यदि जीवन में जब कभी आपको फेल्योर दिखाई पड़े, तो मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि विप्लव विश्वास को एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। ये रांची में रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, कुसई कॉलोनी रांची में रहते हैं, और पूरी तरीके से अब भी विश्वास इतना, यकीन इतना कि यदि फ्यूचर में अभी भी ये कुछ ठान ले तो शायद वो जरूर पूरा करेंगे। सहयोगी बिक्की के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से अजय लाल।